everyone. Welcome back to my channel The Literature World, and this is Dr. Reshu Shukla. Today we are going to cover the third part from The Last Duchess, and ये हमारा last part है और इसमें हम discuss करने वाले हैं 10 important questions. फ्रेंड्स, पहले मैंने जो दो पार्ट इसके शेयर किए हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा लाइन टू लाइन उसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस की थी द लास्ट डचेस, जो कि मोनोलॉग है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, बहुत ही फेमस. यूपीएचईएससी एग्जामिनेशन में ये आता है, सिलेबस का हिस्सा है, पीजीटी में सिलेबस का हिस्सा है और एमए में भी ये सिलेबस का हिस्सा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है. प्लस इंटरव्यूज़ में भी अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये आपकी बहुत काम की चीज़ है. मैंने सेकंड पार्ट में उसमें कवर किया था क्रिटिकल एनालिसिस, जो कि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करता है द लास्ट डचेस के, और वहाँ से क्वेश्चन आपके यूजीसी एनटीए नेट से बनते हैं फ्रेंड्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों वीडियोस, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ये वीडियो 10 क्वेश्चन कवर करता है फ्रॉम द लास्ट डचेस पोएम. क्रिटिकल एनालिसिस से बहुत सारे जो फैक्ट्स मैंने शेयर किए हैं फ्रेंड्स, वो भी अपने आप में क्वेश्चन है. एक बार आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे और आपकी पोएम ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पोम का. हु इज़ द नरेटर और स्पीकर ऑफ दिस पोएम. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन है जो इस पूरी पोम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता है कि वो जो नरेटर है वो है ड्यूक, जो कि इस पोएम को रिप्रेजेंट करता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये ड्यूक है. देयर इज़ द डचेस. वेयर इज़ द डचेस हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम. वो पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ द डचेस, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में पूरी बात हो रही है, तो वो कहाँ है अभी उसके बारे में. तो ऑप्शन है शी इज़ द इन द रूम, शी इज़ वेटिंग विद द रेस्ट ऑफ द ड्यूक कंपनी, शी हैज़ बीन बेनिस्ड फ्रॉम द कैसल. बेनिस्ड माने मतलब निकाल दी गई है बाहर, कहीं से उसको वहाँ से त्याग दिया गया है. एंड शी इज़ डेड. तो जो पोम हम पढ़ते हैं उसमें से हमें जो आंसर मिलता है वो ये लास्ट पोएम कि वो डेड है और कहीं ना कहीं अब शी इज़ नो मोर, तभी उसका पोर्ट्रेट बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फ्रेज अ स्पॉट ऑफ जॉय. पोएम के अंदर 14-15 लाइन पे हमने ये जो है स्पॉट ऑफ जॉय नाम का वर्ड पढ़ा है. इसका मतलब होता है कि अब ब्लश यानी फेस पे जो खुशी आना, उसको हम कहते हैं स्पॉट ऑफ जॉय. तो सेकंड आंसर हमारा करेक्ट है यहाँ पे, बाकी आंसर्स गलत हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग phrases gives the reader the impression that the Duke was a fond husband. यानी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हस्बैंड था ड्यूक. इनमें कौन सा ऑप्शन ये बात बताता है. फ्रा पेंडॉल्स हैंड वर्कड बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स. Option 2, she had a herd, how shall I say, too soon made glad. Third option, will it please you rise, we will meet the company below then. And since none puts by the curtain I have drawn for you but I. तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो है फोर्थ, यानी वो ये बता रहा है इस फोर्थ ऑप्शन में कि कोई और इस कर्टन को उठा नहीं सकता, ये सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ और ये मैंने सिर्फ आपके लिए आज उठाया है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, शी हैड अ हर्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्यूक्स हेजिटेशन हियर. मतलब यहाँ पे जो एक हेजिटेशन सी हो रही है ड्यूक को ये बात कहने में, यानी ये वो कहना ना चाहता, क्योंकि पूरी पोएम में उसने सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया है और वो इन ये शब्दों में थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, स्टिल वो क्रिटिसाइज़ ही कर रहा है. तो क्या चीज़ है यहाँ पे, तो आप इसके बारे में यहाँ जानेंगे तो आपको समझ में आएगा. द ड्यूक इम्प्लाइज दैट हिज इंटरप्रिटेशन इज़ मच काइंडर देन द रियलिटी. जो हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स वो पहला ही करेक्ट है. उसके बाद भी मैं बता देती हूँ, द पॉजेज गिव्स द इम्प्रेशन दैट द ड्यूक हेजिटेट टू. पॉजेज रिस्पॉन्सिबल है क्या, तो नो पॉजेज ऐसा कुछ शो नहीं करते. द ड्यूक इम्प्लाइज दैट हिज वाइफ वॉज मच जेंटलर सॉफ्ट हार्ट. ऐसे तो वो कह ही नहीं रहा है कि उसकी वाइफ जो है जेंटलर है या सॉफ्ट हार्टेड वुमेन है, ऐसा तो उसने कुछ भी बात नहीं करी. दूसरा, द पॉज गिव्स द इम्प्रेशन दैट द ड्यूक इज़ नॉट वेरी आर्टिकुलेट. ये भी नहीं आर्टिकुलेट तो है, वो शब्दों के साथ खेल करना खूब जानता है. तो सबसे ज़्यादा वो है जो पहली
अगली लाइन हमारी बता रही है, द ड्यूक इम्प्लाइज दैट द इंटरप्रिटेशन इज़ मच काइंडर देन द रियलिटी। यानी अभी भी वो ये कहना चाह रहा है कि जो मैं उसके बारे में बात कह रहा हूँ उससे भी ज़्यादा जो है रियलिटी हाश है, या फिर उससे भी ज़्यादा उनकी हरकतें एम्बैरेसिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट्स डज द रिपीटेड इंजमेंट हैव इन दिस पोएम। यानी इंजमेंट जो हमारे होते हैं वो पॉजेस होते हैं एक तरीके से, तो उनका क्या रोल है इस पोएम के अंदर। तो यहाँ पे जो है, इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट ड्यूक रेयरली पॉजेस फॉर ब्रेथ। यानी कि जो है उनका जो एक तरीका है बात करने का, वो शायद जब बात करना शुरू करते हैं तो रेयरली ही पॉज करते हैं ब्रेथ लेने के लिए भी। मतलब जब वो कभी क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वाइफ को तो एक सांस में करते चले जाते हैं। सो दैट थर्ड आंसर इज करेक्ट हियर। Considering its tone, the Duke's monologue is best described as, जब ये पूरा मोनोलॉग हम पढ़ते हैं तो कैसा ये हमें पता चलता है, क्या वो एक एपिटाफ है, क्या एलेजी है, क्या शरेड है, या फिर टायरेड है। तो ये फ्रेंड्स एक टायरेड है जिसका टोन ब्रिटर होता है, जिसमें हम किसी को एंगर से क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ नोन एज योर टायरेड है। पॉइंट आप यहाँ पे देखते हैं कि ये है एपिटाफ का मतलब होता है एक इस तरीके से जो एक वन लाइनर लिखे जाते हैं किसी की जो टॉम्ब के ऊपर डेथ के बाद जो बनता है उसकी बात करिए तो ये एपिटाफ हो जाता है। एलिजी जो बहुत किसी के दुखी होने पे किसी के लिए एक ऐसा गीत होता है, गान होता है जिसमें आप किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, तब गा रहे हैं, तो ये वो भी नहीं है। शरेड जो होता है वो एक तरीके से ऐसी तरीके से बात करने का तरीका होता है जिसमें लोग बहुत झूठे मैनरिज्म दिखाते हैं, झूठ का बहुत पॉम्पन शो दिखाते हैं, तो ये वो भी नहीं है। दिस इज़ क्लियर कट आपका टायरेड, जिसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी के बारे में बात कर रहा है उसमें बहुत एंगर शामिल होता है। सो दैट इज़ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डचेसेस मिस डिमिनेयर्स। डिमिनेयर्स मीन्स होता है बिहेवियर, और मिस डिमिनेयर मैंने मिसकंडक्ट यानी गलत बिहेवियर का कौन सा जो है नहीं दिखाता है। अकॉर्डिंग टू ड्यूक के हिसाब से इनमें से कौन है जो डचेस के मिस बिहेवियर को नहीं दिखाता, कि उसने बहुत सारी बातें करी हैं। शी वॉज फ्लैटर्ड बाई दी ड्यूक, मतलब वो आपका फ्रॉ पेंडल्फ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो शी वॉज फ्लैटर्ड बाई compliments from Frau Pandolf. She enjoyed the sunset as much as they enjoyed her husband's behavior. Favor, she would not listen to her husband when he tried to correct her behavior. तो यहाँ पे जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारे सही मिल गया, यहाँ ये सही है। उसके हिसाब से जो बाकी सारी चीज़ें तो उसका मिसकंडक्ट है, लेकिन एक आदत है उनकी जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती कि जो है अगर उनके हस्बैंड कहते हैं शी वुड नॉट लिसन टू हर हस्बैंड व्हेन ही ट्राई टू करेक्ट, वो पक्के तौर पे जानते हैं कि अगर वो उन्हें आप उनके बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए कहते तो वो करती नहीं। तो थर्ड आंसर जो हमारा यहाँ पे सही है। दिस क्रू एंड आई gave commands, then all smiles stopped altogether. How should these lines be interpreted? तो कह रहे हैं ये लाइन कैसे इंटरप्रेट की जानी चाहिए। The Duchess stayed out of her husband's way. The Duke is somehow responsible for Duchess' early death. तो यहाँ पे हमें यही आंसर मिल जाता है कि ये हमारा सेकेंड आंसर सही है, क्योंकि हमको पोम को पढ़ के यही पता चलता है कि वो जो है शी इज़ नो मोर, और बहुत ही छोटी उम्र में शी इज़ नॉट देयर in with Duke right now. सो अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, व्हाट इज़ इन द ड्यूक इन द मिड्स ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज़ द ड्यूक इन द मिड्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि अभी वो क्या करना चाह रहा, अब उसकी प्लानिंग क्या है। तो ये फ्रेंड्स हमें क्लियर कट पता है कि वो तो बात ही कर रहा है एमेजरी से, तो ही अ न्यू मैरिज, यानी अपनी उसकी प्लानिंग जो चल रही है इस समय वो शादी के लिए चल रही है। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे के सारे आंसर भी आपको पोस्ट कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। दीज वर 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन about the Duchess, My Last Duchess work from Robert Browning. Thank you so much for watching this video. Please comment in the comment section if you like the video, so that I can feel motivated and prepare new videos for you. Thank you so much for watching.